हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव तिवारी फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्शन की सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस सीरीज का थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक अक्रूवल एग्जाम्शन हम लोग कवर अप करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बोर्ड पर देखा हुआ है कि हेडिंग हमने कवर अप करी फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जाम्शन। इसके अंडर में इस अक्रूवल के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये अक्रूवल किस तरह से आगे चल करके प्रिंसिपल में कन्वर्ट होता है और प्रिंसिपल का पार्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अक्रूवल के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इनकम के लिए हम अक्रूवल को यूज करते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑफ एसेट्स के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑफ लायबिलिटीज। एसेट्स लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना ये इजी कर देता है और एग्जैक्ट और ट्रू पिक्चर फाइनेंशियल पोजीशन की इससे हम लोगों को पता चलती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देनी है कि ये देखिए मैंने एक एरो इधर कवर अप किया मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कोई फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट अक्रूवल के ही ऊपर बेस है। अक्रूवल को आप जब बेहतर ढंग से समझ लेंगे तो मैचिंग आपके लिए काफी इजी हो जाता है। अब अक्रूवल है क्या? तो अक्रूवल खुद क्या करता है, ये मर्केंटाइल बेसिस वर्क करता है। तो जब हम मर्केंटाइल बात करते हैं, अरे सर ये मर्केंटाइल का क्या मतलब है? बेटा मर्केंटाइल में कैश और क्रेडिट दोनों ही ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड कर लिया जाता है। इसमें हम कैश को भी कवर अप करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी कवर अप करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए दिखा है कि कैश बेसिस भी हैं और जो अर्न्ड है या फिर इंकर्ड बेसिस है। सर अर्न्ड और इंकर्ड अभी बता रहे हैं, आ रहे हैं, तो एक अर्न्ड और इंकर्ड बेसिस को भी कवर अप करता है। मींस टोटल कैश और क्रेडिट ओवरऑल ट्रांजैक्शन ये कवर अप कर लेता है। देन क्या पर्पस है इसका? टू फाइंड आउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एंटरप्राइजेस। इन सब चीजों को कवर अप करके अर्निंग कैपेसिटी जो बिजनेस की एग्जैक्ट है और जो पोजीशन है उनको ये बताता है। पोजीशन कैसे? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करके। सो बेसिकली इट इज रिलेटेड विथ फॉर व्हाट? इट इज रिलेटेड फॉर अकाउंटिंग पीरियड। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया? थोड़ा सा एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हो जाए। यस तो देखिए एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट ऑफ इनकम। अब मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल इनकम में क्या होगा? अगर हम बात करते हैं किसकी, इस चीज की, कैश बेसिस। अगर हम सिर्फ कैश बेसिस के ऊपर बात करें और सपोज करिए कि आपने सेल किया है और जो सेल हुआ है वो ₹1 लाख का आपने सेल किया, करेक्ट। अब इस 1 लाख सेल में जो आपकी पार्टी है उसने इसको 2 पार्ट में लिया। इसके लिए आपको उसने कैश पे कर दिया। तो जब उसने कैश पे किया तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको आप कैश रिसीव्ड कर दीजिए। आपने कैश रिसीव्ड किया, हाउ मच? 60,000। क्लियर? और जो नॉट रिसीव्ड है, जब हम नॉट रिसीव्ड की बात करेंगे तो आप डायरेक्टली कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया, 40,000 नॉट रिसीव्ड है। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया। बेटा इस कंडीशन में अगर हम कैश बेसिस की बात करें तो इन दिस केस जो कैश रिसीव्ड है सिर्फ उसी को ही इनकम माना जाएगा, और वो भी कब के लिए? करंट ईयर के लिए। मींस जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें इनकम फिर 60,000 ही होगा। अरे सर सेल तो हम लोगों ने 1 लाख की करी और सिर्फ 60,000 कैसे इनकम, बाकी 40,000 कहाँ गया? तो ध्यान दीजिए हम बात कर रहे हैं कैश बेसिस की। तो कैश बेसिस में जितना कैश इनकमिंग होगा मींस रिसीव्ड होगा या फिर कैश आउटगोइंग होगा, हम सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं उस पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो सर इसका मतलब 40,000 कभी नहीं आएगा? आएगा 40,000। इन दिस ईयर वी रिसीव 60,000 और सपोज करिए कि ये हमारा जो है वो फर्स्ट ईयर था। और जो नॉट रिसीव्ड पोर्शन है इसकी अगर हम बात करें तो ये हमको जाकर के कब मिला बेटा? सेकेंड ईयर में। तो अब ये सेकेंड ईयर में एज ए इनकम रिकॉग्नाइज्ड होगा, फर्स्ट ईयर में ये इनकम रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता। तो कैश बेसिस ये
आपको एक्सप्लेन करता है कि जो भी आपने कैश के तौर पे इनकम रिसीव कर ली हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे, और बाकी हमारी इनकम इस ईयर की नहीं होगी। जब जब हम कैश रिकॉर्ड करेंगे तब तब हम इसकी एंट्री एज ए इनकम शो करेंगे। सेम थिंग इन अ केस ऑफ एक्सपेंसेस। अगर आपने एक्सपेंसेस किया, मानिए सैलरी आपने पे करी, तो सैलरी जो है वो तो आपकी टाइम बाउंड है कि आपने पर्टिकुलर 12 मंथ में सैलरी पे करनी है। तो इन दिस केस 10 मंथ की आपने सैलरी पे करी, सपोज करिए 10,000, 10 मंथ की सैलरी 10,000, तो कैश बेसिस सिर्फ 10 मंथ की ही सैलरी को कवर अप करेगा। सर बाकी 2 मंथ्स कहाँ गए? 2 मंथ्स क्योंकि इस ईयर में पे नहीं किया तो उसको नेक्स्ट ईयर में पे कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट ईयर जब पे करेंगे तब अगर नेक्स्ट ईयर में हम लोगों ने 12 मंथ्स प्लस इस साल का भी 2 मंथ्स ऐड करके किया तो टोटल 14 मंथ्स का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा। अब प्रॉब्लम बेटा इससे क्या है कि एग्जैक्ट अकाउंटिंग पीरियड का हमें नहीं पता चलता। एग्जैक्ट अकाउंटिंग पीरियड से अगर हमें एक्सपेंस और इनकम क्लियर नहीं पता है तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ प्रॉफिट्स हमें नहीं पता चलेगा, और ना ही हमारे पास पोजीशन स्टेटमेंट मीन बैलेंस शीट की भी हमें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चलेगी। तो बेटा पर्पस ये है कि पर्पस हमारे पास है कि अगर अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 मंथ्स का है और इस 12 मंथ्स में ओवरऑल जितना भी इनकम हुई हो या जो भी एक्सपेंसेस हुए हो हमें उन्हीं को ही कवर करना है, चाहे वो कैश बेसिस पे हो या अर्न्ड या अक्रूड बेसिस पर हो। यहीं से इस टर्म को यूज किया जाता है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। तो समझिए बेटा, आपकी मैंने बात करी थी अभी सैलरी की। सपोज करिए ये आपके यहाँ पर 10 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, तो जब 10 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो इस 10 मंथ्स में आपने जो सैलरी पे करी तो 10 इंटू 1000 की अगर हम बात करें तो आपने 10,000 सैलरी पे कर दी। ये तो अक्रूवल नहीं कहता, ये कैश बेसिस कहता है कि 10,000 आपने पे करी, 10,000 आपका एक्सपेंस हो गया। मगर प्योरी अकाउंटिंग पीरियड के लिए इस टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो जो 2 मंथ्स हमारे पास बच रहे हैं, इन 2 मंथ्स के ऊपर ये मनी हमारे लिए ड्यू हो गई कि नहीं हो गई? यस सर, ड्यू हो गई, देना बाकी है। तो अगर हम सिर्फ इस अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो इसका मतलब है कि टोटल हमने सैलरी 12,000 पे कर दी, ड्यू कर दी, कैश में 10,000 दे दी। इट्स आवर एग्जैक्ट एक्सपेंसेस। तो जब हम 12,000 की बात कर रहे हैं तो इसमें से जो 10 मंथ्स के लिए था वो तो 10,000 हो गया, और जो 2 मंथ्स के लिए था वो 2,000 हो गया। यहीं पर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है लायबिलिटीज। तो ये जो टर्म था आइडेंटिफाई ऑफ लायबिलिटीज, तो ये जो 2000 है उसके लिए अब हम लोग टर्म पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में 2000 हमारे पास आ गया। तो कहने का मतलब है कि अब ये आपका एक्सपेंस का पार्ट हो गया। बेटा यहाँ पे मैंने जानबूझ करके सैलरी, वेजेस ये वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ सैलरी के लिए, क्योंकि डायरेक्टली एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। और अगर हम जब सेल की बात करते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे पास इनकम से रिलेटेड है। सर एक बार इनकम वाले ही पोर्शन को और बता देते कि कैसे। तो बेटा इसी ही एग्जाम्पल को मैं अब लेता हूँ किस तरीके से, अक्रूवल बेसिस पे। ये जो अक्रूवल मीन है मैं इसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि सेम थिंग आपने सेल्स करी, कितने की सेल्स करी? 1 लाख की सेल करी। इस 1 लाख में से कैश भी सेल हो गया और क्रेडिट भी सेल हो गया। कैश सेल्स एग्जाम्पल में 60% लिया था, ये 60% है दिस वन, और क्रेडिट सेल्स 40% लिया था, ये 40% है। इसका मतलब कैश 60,000 है और ये 40,000 है। तो अब हम अक्रूवल के बेस पर रिकॉर्ड क्या करेंगे? अक्रूवल डायरेक्टली मेजरमेंट ऑफ इनकम करता है। आया या नहीं आया उससे मतलब नहीं है, किसके बेस पे? अर्न्ड, ड्यू हो गया, जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, मतलब इसकी बर्थ हुई है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ही काउंटिंग कर लेता है कैश मिले या नहीं मिले। तो इन दिस केस अक्रूवल के केस में अगर हम इनकम की बात करें तो अक्रूवल में इस पीरियड के लिए इनकम बेटा 1 लाख ली जाएगी। और सेम थिंग यहाँ डिफरेंस देखिए कि यहाँ पर इनकम जो है वो आपने कितनी ली थी, तो ये करंट ईयर की इनकम आपकी इस सेगमेंट में 60,000 है।
जब हम कैश बेसिस में कैलकुलेशन करेंगे तो जितना कैश में मिलेगा सिर्फ उसी को लेंगे, तो कैश बेसिस का कैलकुलेशन 60,000। जब बल्कि हम जब सेल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल है, मगर ये हमारा अक्रूवल के बेसिस पर है, तो अक्रूवल के केस में हमारी इनकम काउंट करी जाएगी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 1 लाख। तो इस अकाउंटिंग पीरियड में हमारी इनकम जब 1 लाख ली जाएगी तो इसका मतलब है कि हम अक्रूवल के बेस पे चल रहे हैं। अक्रूवल में नंबर 1 हो गया मेजरमेंट ऑफ इनकम। तो आप समझ गए कि रिसीव्ड से हम बात नहीं करते हैं, इसको हम अक्रूड से बात करते हैं, अर्न्ड से बात करते हैं, भले ही हमको ये इन फ्यूचर मिले। तो अगर गुड्स से रिलेटेड है तो एग्जाम्पल सेल सबसे अच्छा है। रेंडरिंग सर्विस से रिलेटेड है, जैसे टीचिंग हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स हो गया, इन्होंने सर्विस रेंडर करी, मे बी दे विल रिसीव अ इनकम इन अ फ्यूचर। तो टोटल इनकम जो है उसकी बात होगी, चाहे कैश में मिले या फिर नहीं मिले। सर एसेट्स वाला पोर्शन तो आपने बताया ही नहीं। यस, आइडेंटिफाई ऑफ एसेट्स भी आपको समझना होगा किस तरह से। अभी आपने यहाँ पर देखा कि सैलरी आपने पे करी थी, 2 मंथ्स की आपकी बाकी थी, तो आपने इतना किया। अब हम अक्रूवल के बेस पे अगर बात करते हैं और कैश बेसिस पे बात करते हैं, तो समझिए सैलरी जो है वो आपने पे करी थी 12 मंथ्स की, तो ये बहुत इजी था। अब मैं वेजेस की बात करता हूँ क्योंकि सैलरी के साथ वेजेस इजी पड़ता है। तो इस कंडीशन में आपने जो वेजेस है इसको पे किया कितने मंथ्स का, 15 मंथ्स का। तो जब आपने 15 मंथ्स का वेजेस पे किया, सपोज करिए 1000 है, तो इस तरह से ये हो गया कितना, 15,000। अब एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंस, अगर हम एज ए पार्ट ऑफ एक्सपेंस की बात करें तो ये 15,000 पूरा का पूरा एक्सपेंस हो जाएगा कैश बेसिस पे, क्योंकि 15,000 का हमने पेमेंट कर दिया फॉर द 15 मंथ्स। पहले आपको यह समझना जरूरी था कि कैश बेसिस में आउटगोइंग ऑफ कैश 15 मंथ्स का 1000 के बेस पर हो रहा है, तो टोटल एक्सपेंस ये हमारा 15,000 हो गया। जब बल्कि अब हम अक्रूवल के बेस पर आते हैं तो अक्रूवल का टोटल एम्फेसिस ऑन अकाउंटिंग पीरियड होता है, और अकाउंटिंग पीरियड हमने आपको बताया कि हमारे पास ये 12 मंथ्स का है, तो सिर्फ हम 12 मंथ्स को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो जब बेटा हम 12 मंथ्स को कंसीडर करेंगे तो यहां पर हमारे लिए क्या होगा, इस जगह पर आपको बताते हैं, वेजेस की बात थी, तो इस वेजेस में से जब हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड कितना है, 12 मंथ्स है। तो इस 12 मंथ्स में 1000 को अगर हम काउंट करें तो हमारा एक्सपेंस एग्जैक्टली जो वेजेस का हुआ है वो 12,000 हुआ है। तो हम लोग जब 12,000 से एज ए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये हमारा अक्रूवल है, और जब हम कैश के बेस पे करेंगे तो ये 15,000 है, यहाँ पर एक्सपेंस हम लेंगे 12,000। तो सर यहाँ तो एक्सपेंस 12,000 लिया, यहाँ 15,000 लिया, तो इसका मतलब है ये एक्सपेंस हमारा कम है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, 3,000 तो एक्सपेंस हमारे कम हो गए। ऐसा नहीं है 3,000 एक्सपेंस कम हो गए। अब समझिए एक्सपेंस तो आपका 12,000 करंट ईयर का है, मगर कैश तो आउटगोइंग हो गया आपका 15,000, तो बाकी 3,000 की रिकॉर्डिंग तो शो करनी पड़ेगी। तो वो 3,000 हमारे पास कहाँ जा रहे हैं, तो बेटा वो जो 3,000 है जिसको आपने पेड इन एडवांस कर दिया, तभी तो जाके टोटल वैल्यू 15,000 बन रही है। ये 15,000 की कंप्लीट करने में 3,000 का रोल बहुत ज्यादा है, तो इसी के लिए हम लोग जब वर्ड यूज करेंगे तो दैट्स कॉल्ड व्हाट, प्रीपेड वेजेस। और जो प्रीपेड वेजेस है दिस इज कम अंडर योर एसेट्स। अब देखो हो गया आइडेंटिफाइंग एसेट्स, तो अब यहां पर आइडेंटिफाई कर दिया एसेट्स को, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ही हम अकाउंटिंग पीरियड को डिफाइन करें तो बेहतर है। इसमें एग्जैक्ट मतलब ट्रू एंड फेयर और करंट पोजीशन की वैल्यू आती है। जो नेक्स्ट ईयर की पोजीशन है उसको हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे, जो पास्ट की थी उसको हम पास्ट ईयर देखेंगे। इस ईयर के लिए जो वैल्यूज हैं उन्हीं को ही हम लोग इसमें काउंट करके रखते हैं एज ए एग्जाम्पल ऑफ सेल्स, एज ए एग्जाम्पल ऑफ सैलरी मतलब एक्सपेंस। तो एक इनकम हो गया, एक एक्सपेंस हो गया। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया था वेजेस, तो इसी से एसेट्स भी रिकॉग्नाइज्ड हो गई। और अब जब एसेट्स बेटा रिकॉग्नाइज हुई तो आपने एक्सपेंस एसेट्स को रिकॉग्नाइज किया। सेम थिंग इसी ही अक्रूवल के बेस पर अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को देखें तो फिक्स्ड एसेट सपोज करिए 1 लाख हमने परचेज किया और इसकी लाइफ 10 ईयर्स है। तो जैसे ही हमने 1 लाख परचेज किया तो ये सारा का सारा 1 लाख का एक्सपेंसेस कैश बेसिस तो आज ही काउंट कर लेगा, क्योंकि कैश पे पेमेंट कर दिया।
समझिएगा, कैश 1 लाख का इमीडिएट पेमेंट किया तो कैश बेसिस पे इमीडिएटली काउंट कर लेगा, मगर अक्रूवल एग्जैक्ट और सही फीचर आपको देता है। कैसे? जैसे ही आपने 1 लाख का पेमेंट किया तो 1 लाख का पेमेंट होने पर इस मशीन की लाइफ अगर 10 ईयर्स है तो इक्वल ईयर में आप देखोगे तो अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास जो है उसमें हमने उस 1 लाख का कितना यूज किया ये देखना है। तो लाइफ तो 10 ईयर्स की थी, तो सिंगल ईयर में हमने कितना यूज किया, 1 लाख 10 ईयर्स के लिए था, तो 1 ईयर के लिए कितना हुआ, ओनली 10,000। तो ये 10,000 विद द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा। सर ये तो कुछ समझ में आ रहा है जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट। यस, तभी तो मैंने कहा कि इस पे मैचिंग कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बेस्ड है। सर ये तो अकाउंटिंग हिस्टोरिकल को भी कह रहा है। यस, ये हिस्टोरिकल को भी कवर अप करेगा, इसीलिए इसको बेस रखा गया अक्रूवल कॉन्सेप्ट और एग्जम्पशन। ध्यान दीजिए 3 एग्जम्पशन थे, बेस वही है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। तो गोइंग कंसर्न से कुछ कॉन्सेप्ट की ब्रांच निकलती है, अक्रूवल से ब्रांच निकलती है जो कि रिलेटेड है। तो अक्रूवल और साथ में गोइंग कंसर्न तो बन जाते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट। जिन लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि सर ये प्रिंसिपल और कन्वेंशंस क्या हो रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो देखें। उन फर्स्ट वीडियो में मैंने एकदम क्लियरली डिफाइन किया है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशंस क्या है, और कौन सी कंडीशन है कि जब एग्जम्पशंस कन्वेंशन हो जाते हैं और कौन सी कंडीशन है जब एग्जम्पशन कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर एग्जम्पशन हम लोगों ने कवर अप किया अक्रूवल, और यही अक्रूवल आगे चल के बनता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, और उसी के बेस पे मैचिंग कॉन्सेप्ट की बर्थ होती है। जब मैं नेक्स्ट आपके पास वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें मैं क्लियर कट अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन करूंगा, तब आपको सारी चीजें स्टेप वाइज बताई जाएंगी। बहरहाल आज ये सीरीज जो है किस चीज की, अकाउंटिंग एग्जम्पशंस, कौन से फंडामेंटल अकाउंटिंग एग्जम्पशंस, 3 अकाउंटिंग एग्जम्पशंस कंप्लीट हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर समय दिया। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बहुत जल्दी लेकर के आऊंगा जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का ओवरऑल एक्सप्लेनेशन होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।